बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जम्मू कश्मीर डिजिटल की खुसूसी नशरियात के साथ मैं हूँ शहजाद राठौर। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आज सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जनाब राजा कफ़ील अहमद साहब और अज़हर आज़ाद साहब। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इजलास में जो ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन के क़याम की करारदाद गुज़श्ता रोज़ पेश की गई थी, आज उसे मंजूर कर लिया गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या मौजूदा हालात में अवामी एक्शन कमेटी ऐसे किसी कमीशन को पर एतमाद कर पाएगी। इसके अलावा हम बात करेंगे कि कोटली में आज अवामी एक्शन कमेटी की जानब से एहतजाज किया गया रावला कोट और मीरपुर वाक़यात के ख़िलाफ़, जिस पे पुलिस और फोर्सेस ने हवाई फायरिंग की, शेलिंग की, जिससे कोटली में आज पूरा दिन हालात शदीद कशीदा रहे। इस वक्त भी हालात शदीद कशीदा है और ये कशीदगी बढ़ती जा रही है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न में आज कल इंतखाबी मुहिम ख़त्म हो जाएगी, कल आखिरी रोज़ा इंतखाबी मुहिम का, और उसके बाद 2 अगस्त को वहाँ पे इलेक्शन होने हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे कि सरदार तनवीर इलियास साहब आज नीलम में पहुँच के शाह गुलाम कादर साहब के जलसे में, और वहाँ पे शाह गुलाम कादर साहब ने उनका बड़ा इस्तकबाल किया और उनके हक़ में नारे लगवाए। ये एक सियासी मुफाहमत का मैं समझता हूँ कि बड़ी सियासी रवादारी का मुजाहरा किया गया दोनों रहनुमाओं की जानिब से। इस पर हम बात करेंगे। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि मुज़फ़्फ़राबाद में आज बिलावल भुट्टो ने ख़िताब करते हुए कहा है कि अगर हमारी जमात से धांधली के ज़रिए इक़्तिदार छीना गया, अगर धांधली की गई तो इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ की हुकूमत को ख़तरा लाक हो जाएगा, हम उसके ख़िलाफ़ एक्शन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब राजा कफ़ील साहब। राजा कफ़ील साहब, सबसे पहले तो हम आते हैं बिलावल भुट्टो ने आज जो धमकी दी कि हुकूमत गिरा दी जाएगी अगर उन्होंने धांधली की आज़ाद कश्मीर में। धांधली के हवाले से बात करें कि धांधली जो हुई वो किस तरह की धांधली हुई? क्या कोई हुकूमत ने, क्या कोई इस्टेब्लिशमेंट ने, क्या कोई फौज या रियासती अदारे उस पर हावी हुए, या मुकामी उम्मीदवारों ने आपस में एक दूसरे जिधर जिसका जोर था उसने जोर लगाया? और ये बिलावल भुट्टो की जो धमकी है, इस पर बात करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, पहले तो हम आज इस पे बात करते हैं कि जो आज बिलावल भुट्टो का जो मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न का आखिरी जलसा था, क्योंकि ज़रा कल इलेक्शन मुहिम का कल आखिरी दिन है और रात 12 बजे इलेक्शन मुहिम ख़त्म हो जाएगी। और मुज़फ़्फ़राबाद के 9 इंतखाबी हल्के हैं, तो उन सब जो 9 इंतखाबी हल्कों का ये मुश्तरका इजलास था यूनिवर्सिटी ग्राउंड मुज़फ़्फ़राबाद में। और बिलावल भुट्टो ने जो ख़ताब किया जा रहा है, जिस तरह उनका रवायती ख़ताब होता है, उसमें उन्होंने जो आज़ाद कश्मीर के हवाले से मौजूदा जो बहरान है, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जो एहतियाजी तहरीक है, उसके हवाले से जो पुलिस पार्टी या बिलावल भुट्टो का मौक़िफ़ आज उसको दोहराया उन्होंने। एक तो आज आज़ाद कश्मीर असम्बली में जो एक मतलब करारदाद मंजूर की, उसके ऊपर ही बिलावल भुट्टो ने बात की और उसने कहा कि आज असम्बली ने करारदाद मंजूर की। और उन्होंने ये भी ऐलान किया कि हम इस इलेक्शन के बाद हम एक आइनी कन्वेंशन बुलाएंगे आज़ाद कश्मीर के मामलात पर, यानी सबको बुलाएंगे। एक हम इस तरह कन्वेंशन होगा जिसमें आज़ाद कश्मीर के माली सियासी जितनी मामलात हैं, तो हम इसके ऊपर पीपल्स पार्टी इसके ऊपर सबको ऑन बोर्ड करके सबको आएगी। और उन्होंने फिर दोबारा वही वाली पुरानी बात की कि जो मीरपुर डिवीज़न में जो धांधली हुई, वही जो उनको अपने पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के लोगों ने जो उनको ब्रीफ किया है, आज दोबारा उन्होंने बात की और साथ ही धमकी दी कि अगर जो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन पे अगर डाका डाला गया तो जो वफाकी हुकूमत है इसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। अभी डॉक्टर साहब हम आते हैं कि ज़रा एक दो जो वो पीपल्स पार्टी की बिलावल भुट्टो साहब की या जो मौजूदा फैसल राठौर साहब ने, यानी गुज़श्ता 2 माह में अगर इनका दें कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के हवाले से या माजरीन की नशिस्तों के हवाले से ये अवाम का शिकार हैं, यानी जो बंद कमरों में इनका मौक़िफ़ और था, और जब बाहर निकल कर यानी सियासी पॉइंट स्कोरिंग करते थे, वोट हासिल करने की, इक़्तिदार हासिल करने की, तो उसमें एकदम यानी फ़र्क आता था। और जाकर इसी वजह से इसको यानी इस पर गलतफहमी पैदा हुई और जाकर उससे एक यानी माजराई की कैफियत आ गई कि एक तरह जो माजरीन की शिस्तों के हवाले से पीपल्स पार्टी की कमिटमेंट ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में और थी, जो रियासती अदारों के साथ मीटिंग में की और थी, और आला तरीन अजलास में, और जब ये जलसों में आते थे तो वहाँ इनका बयानिया अपने सिर्फ वोट लेने या जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की हमदर्दी हासिल करने के लिए आप इनका था। अभी ये तो जो आपका सवाल था कि जो मीरपुर डिवीजन के जो 13 हल्के हुए, तो क्या कोई ऑर्गेनाइज तरीके से धांधली हुई है? क्या इस्टेब्लिशमेंट जिसको हम कहते हैं कि फ़ौज, या जो वहाँ पर यानी फ़ौज वालों ने या कोई इंटेलिजेंस अदारों ने किसी को मैनेज करके ठप्पे लगाई या किसी को जितवाया? अभी हम आते हैं कि इधर से डोडेवाल से शुरू करें
कि डोडाल में इलेक्शन हुए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन हारी, वो किसी ने ये नहीं कहा कि डोडाल में धांधली हुई है, और क्योंकि पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट बहुत पीछे था, नून लीग वाला आगे था, तब वहाँ तो इलेक्शन शफाफ हुई, इन्होंने उस ऊपर उंगली नहीं उठाई। उसके बाद चकसवारी आए थे, चकसवारी में पीपल्स पार्टी का जो कैंडिडेट आता है वो यानी मजबूत है, सबको पता है कि कासम मजीद यानी जीत रहा है, तो किसी नून लीग वाले ने किसी ने वहाँ उसमें एतराज़ नहीं किया। अभी वहाँ से आप आए मुजफ्फराबाद शहर में हैं, तो मुजफ्फराबाद शहर सब यानी सर मीरपुर शहर, तो मीरपुर शहर में यानी जो यानी दशतगर एक माह की जो मुहिम थी, तो ये जो यानी इलेक्शन से पहले, वोटिंग से पहले, तो जो जायजे थे जो वहाँ पर साफियों के, तो वहाँ सईद की पोजीशन बेहतर थी कि शायद सईद इलेक्शन जीत जाएगा, चौधरी सईद यानी वो नूली का, कि इसमें अच्छी मुहिम चलाई हुई है, लेकिन वो जो सीट है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत गई, और उस पर किसी ने एतराज़ नहीं किया। नीचे है कि दूसरी जो सिटिंग MLA थे, सिटिंग मिनिस्टर थे, यानी चौधरी अरशद साहब, वो इलेक्शन हारे हैं, और रुखसार साहब, मुस्लिम नून के रुखसार साहब ने इलेक्शन जीता, तो उसके ऊपर किसी ने एतराज़ नहीं किया। वहाँ से आप आए बिम्बर में, तो बिम्बर के 2 हल्कों में तो पीपल्स पार्टी के पास कैंडिडेट ही नहीं थे, ना तो उनके पास समानी में था, तो ना उनके पास मीरपुर सिटी, मतलब जब बिम्बर सिटी में था, उनका बरनाला में थे, और बरनाला में डायरेक्ट मुकाबला किसका, यानी कला मकारनूर का और चौधरी परवेज अशरफ का हुआ, तो वहाँ पूरी रात गिनती होते रहे, 400 वोटों से परवेज अशरफ जीते हैं, लेकिन अभी उनके पास जीते हैं। हाँ सारी मतलब जब कर्नल वकार भी थे, और जो परवेज अशरफ साहब ने कहा कि मैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाऊंगा, और जाकर जो धंधी शंधी उन्होंने कहा कि वहाँ से, लेकिन अगर आप वहाँ बरनाला हल्के में देखें तो वहाँ किसी ने कोई ऑर्गेनाइज मुहिम, कोई धंधी नहीं की, मुकामी सतह पर, पुलिस स्टेशन पे, यानी जिसका कोई असर रसूख था, तो वहाँ लोगों ने वारदात डाली, यानी ये हर इलेक्शन में होता है कोई, ये मतलब जब पहले इलेक्शन तो था नहीं। वहाँ से आप कोटली की जो 6 नशिस्तें से, आप कोटली पे आए, सबसे पहले आए कौन सा, राजमहल, तो राजमहल पे मलक जफर जीते, और हालांकि वो भी वहाँ भी अपसेट हुआ कि मलक नवाज साहब कहा ये जा रहा था मजबूत सबर के लिए, लेकिन वो अपसेट हुआ, किसी ने वहाँ नहीं शोर शबा किया। वहाँ से नखयाल में जावेद बडानी पीपल्स पार्टी के तगड़े कैंडिडेट थे, और सबको पता था कि जावेद बडानी जीते के। अब वहाँ हुआ क्या, वहाँ आपको पता नखयाल है, बरादरियों की सियासत है, बरादरियों की लड़ाई है, पुलिस स्टेशन एक बहु गुजर है, मलक है, राजपूत है, अलग अलग है, तो ये जीते कैसे हैं? हम कल पुलिस स्टेशन वाइज बात कर सकते हैं कि जहाँ जावेद बडानवी साहब का गढ़ था, जहाँ गुजरों का था, तो वहाँ इन राजपूतों ने मैनेज किया कि 100, 150 वोट ले लिया। अब वो जो 3-4 हज़ार वोट का फर्क पड़ा ना, तो वो उन्होंने सियासी वारदात करके लिया। अच्छा फिर आते हैं ऊपर आते हैं जहाँ राजपूतों का था गढ़, तो राजपूतों ने जो उसके थे वहाँ उन्होंने वोट डाले, जो उनके पास शनाख्ती कार्ड मौजूद, वोट डाल के ना, वहाँ किसी ने ठप्पे नहीं लगाए, कोई फौज वाला नहीं था, कोई ISI वाला नहीं था, कोई किसी अदारे का नहीं था, तो आपको इस्लामाबाद के ऊपर इल्जाम लगाए पूरे नखयाल के। यार मैं कहता हूँ वहाँ प्रिजाइडिंग अफसरान में इनके पोलिंग एजेंट मौजूद थे, अगर ये बता दें किसी पुलिस वाले ने ठप्पे लगाया, किसी फौज वाले ने लगाया, किसी एजेंसी वाले ने, तो आप उसे इल्जाम लगा सकते। वहां से आप आए कोटली शहर में, आप कोटली शहर के हो, तो धांधली का इल्जाम तो यासीन साहब पे लग रहा था कि इन्होंने वहाँ प्रिजाइडिंग अफसरों को अपने घर पे रखा, 3-4 मुलाजमीन को रातों रात इलेक्शन कमीशन ने उनको बरतरफ किया, उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई, और वो गिरफ्तार हुई, और उनको रातों रात प्रिजाइडिंग अफसरान को का नामे रखने पड़े। अभी है कि कोटली शहर के ऊपर किसी ने एतराज नहीं किया। अब एतराज होगा चुड़ई वाली जो चौधरी यासीन साहब की सीट है, कि चौधरी यासीन साहब के वहीं जैसे नकयाल में हुआ, सेम चुड़ई में हुआ कि जहां राजपूतों के थे, पुलिस स्टेशन होल्ड में थे, तो वहां राजपूतों ने वोट डाल दिए, और जो जट्टों के थे बाकी ने सब नहीं किया। हमका पुलिस स्टेशन रहा है कि जो चौधरी यासीन साहब के पुलिस स्टेशन 92-95% टर्न आउट। अब ऐसे करके वारदात करिए, वहां भी किसी ने कोई ठप्पे नहीं लगाए, किसी अदारों ने नहीं ठप्पे लगाए। आप वहां से चुड़ोई से निकल आए, जिसका जोर था ना, आप सहसा में देखें, कोई रट्टा में देखें, जहां देखे ना, तो इसका किसी के ऊपर इल्जाम लगाना, वफाकी हुकूमत के ऊपर इल्जाम लगाना, अदारों को इल्जाम लगाना, ये बुरी बात है। और यही जो रवैया है ना आपने इल्जाम तराशी का, इससे फिर जाकर बयानी उसको तकलीफ हो जाती है। और इतने जिम्मेदार लोगों को इतने अलग शिला चुके, जावेद बयानी इतने अलग शिला चुके, उसको पता था, सबको पता है ना, यार सबको पता था ना कैसे करते हैं ये, तो जरा जो जिसकी बारी आती है करते, लिहाजा ये बिल्कुल गलत बात है, कहीं किसी अदारे ने कोई ऑर्गेनाइज करके धांधली नहीं किया।
अजहर साहब, आप क्या कहते हैं, बिलावल भुट्टो ने जो आज तकरीर की, क्या वो वाकई वफाकी हुकूमत में शहबाज शरीफ की हुकूमत को वो चैलेंज कर सकते हैं, कोई खतरा बन सकते हैं? बिलावल साहब जब से आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन हुए हैं, शहजाद साहब बिलावल साहब एक केस बना रहे हैं नून लीग पे। जैसे इन मीरपुर के इलेक्शन हुए, उन्होंने वेरी नेक्स्ट डे उन्होंने कहा जी कि नून लीग की वो जिस तरह नहीं कहते होते हैं नून लीग वाले कि सड़ी गल हुई है, वो कह रहे थे जी इनकी कोई बात हुई है और ये सीटें इनको मैनेज करके दी गई हैं। 9 सीटें उनको मैनेज करके दी गई यहाँ से। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था जब ये महाजरीन की सीटों में से, इन्होंने कहा जी 10 तो हम पहले ही ले लेंगे, यानी 9 और 10 19 हो जाएंगी। और वो आज बल्कि कह रहे थे जी मुजफ्फराबाद में भी इनके लिए रिजल्ट मैनेज किया जा रहा है। उसकी एवज ये है जी कि नून लीग की क़यादत खामोश है। बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी वाले ये एक बयानिया बना रहे हैं कि नून लीग के लिए पूरा मैदान एक सजाया जा रहा है, पूरा एक स्टेज सजाया जा रहा है। नून लीग के लिए पूरा मीरपुर का इलेक्शन मैनेज किया गया। जिस तरह राय साहब कह रहे हैं ना जी कि वहाँ पे अपसेट्स हुए, वहाँ पे या जावेद बडानवी साहब कह रहे थे कि जी मेरे हल्के उनकी असम्बली की जो स्पीच है, उन्होंने कहा जी इसीलिए तो वो पुंछ की सूरत हाल पे नहीं बात कर रहे नून लीग वाले। वो इसलिए नहीं बात कर रहे कि उनको उनकी जो मनचाही सीटें थी वो सब मिल गई और वहाँ पे उनके लिए ऐसे ऐसे अपसेट्स भी करवाए गए। साहब ने ये बात आज की? जी उन्होंने कहा, उन्होंने कोटली की सूरत हाल पे आज बात की? नहीं, उन्होंने कोटली पे मैं नहीं उनकी, तो आज जो कोटली की सूरत हाल कोटली की शायद अर्ली इजलास था, तो मुझे लगता है उसके बाद चूंकि ये सूरत हाल डेवलप हुई उसके बाद नहीं। अच्छा, लेकिन ये है जी कि उन्होंने ये कहा जी कि पुंछ की सूरत हाल पे नून लीग इसलिए नहीं बोल रही कि उनको कह दिया गया जी कि गवर्नमेंट आपकी बनेगी। बिलावल साहब ने पहले भी ये चूँकि कहा था, और बिलावल साहब ये कह रहे हैं, उनकी एक अच्छी बात है कि वो बार बार एटलीस्ट ये तो कह रहे हैं कि कश्मीर का फैसला कश्मीरी करेंगे, ये तो उनकी मेहरबानी। और उन्होंने कहा था कि ट्रुथ और एक वो कमीशन बने, रिकनसाइलेशन कमीशन बने। हम उनका उस बाहसियत कश्मीरी उस बात का भी शुक्रिया अदा करते हैं ताकि ये तो पता चल सके ये जो कश्मीर में गैर मामूली हालात हैं ये किस वजह से हैं। ये कोई वैसे तो नहीं हुए, कश्मीर इतना पुरअमन खिता और वहाँ पे इलेक्शन होते थे, बड़े पुरअमन इलेक्शन होते थे, लोगों का बड़ा जोश व खरोश होता था। ये इस नेज पे ये मामलात पहुँचे कैसे, और जब ये पहुँचे हैं और यहाँ पे सियासतदानों की खामोशी ये एक बड़ी क्वेश्चन मार्क कर रही है। आप देखेंगे जी नून लीग की क़यादत आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पे, आज़ाद कश्मीर की क़यादत और पाकिस्तान की क़यादत आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पे कोई बात नहीं कर रही। बिलावल साहब एटलीस्ट हमारी कोई बात तो कर रहे हैं, तो आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल का नाम तो ले रहे हैं। वो ये तो कह रहे हैं जी कि आज़ाद कश्मीर की जो सूरत हाल है, जो कश्मीरी है कश्मीरी फैसला करें, ये सूरत हाल नहीं होनी चाहिए, इसको किसी तरीके के साथ रिजॉल्व करें। एटलीस्ट बिलावल साहब ये तो कह रहे हैं, बिलावल साहब ये तो कह रहे हैं जी कि नून लीग को आप चाहे दें, इस केक का बड़ा हिस्सा उन्हीं को दे दें, लेकिन पहले हालात तो अच्छे कर लें। ये एक बड़ा अच्छा राय साहब, आज एक अहम वाक़या पेश आया नीलम में, सियासी रवादारी का मुजाहरा किया गया। सरदार तनवीर इलियास साहब शाह गुलाम कादर साहब के जलसे में चले गए और शाह गुलाम कादर साहब ने भी उनका बड़ा अच्छा इस्तकबाल किया और वहाँ पे नारे लगवाए उनके। तो क्या समझते हैं कि इस तरह की पॉलिसी तमाम सियासी जमातों को, तमाम लोगों को नहीं अपनानी चाहिए? देखिए डॉक्टर साहब, जो यानी कल जो वाक़ा यानी पेश आया वहाँ नीलम में कि शाह गुलाम कादर साहब का जलसा जारी था और वहाँ जाकर तनवीर इलियास खान साहब पहुँची और वहाँ वो जब कारकुनों ने वहाँ यानी शोर शबा किया था, शाह साहब ने माइक पकड़ा। यानी आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, वो खुद आए माइक पे, कहा कि हमारे मेहमान हैं, हमारे आज इधर हैं, ये ऊपर ये गेस्ट हाउस में थे और ये हमारे मेहमान हैं और नीलम का तकाज़ा है कि हम अपने मेहमान की इज़्ज़त करते हैं। ये एक पार्टी के सदर हैं, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं, कि अल्लाह मुस्लिम नून के लोग इनके हक़ में तालियाँ बजाएँ। अब उन्होंने कहा कि हमारे इख्तिलाफ़ात, हमारी सियासत अपनी अपनी है, हमारी सियासी कायदीन अपने अपने हैं, लेकिन हम क्योंकि नीलम के लोग हैं, सियासी रवादार हैं, तो हम आज़ाद कश्मीर के लोग रवादार हैं। तो लिहाजा जो मेरे नीचे कारकुन बैठे हुए हैं, कोई शख्स ये नहीं कहेगा तनवीर इलियास के ख़िलाफ़ या उसकी सियासत के ख़िलाफ़, उसकी पार्टी के खिलाफ। तो सब लोगों ने नीचे बड़ी तादाद में कारकुन मौजूद थे। ये तो आज का वाक़ा। डॉक्टर साहब मुझे देखेंगे गुज़श्ता अब इन 78 सालों में देखें, यानी बिल्कुल से आज आप आ जाना 1985 के बाद से, यानी जब से आज़ाद कश्मीर में तवातर के साथ जमहूरियत आई है, ये शदीद तरीन इख्तिलाफ़ात के बावजूद, नज़रियाती इख्तिलाफ़ात के बावजूद, याज़र साहब इनका तल्लुक़ रावलाकोट से में, तो रावलाकोट में एक तरफ लिबरेशन फ्रंट का या ख़ुद मुख्तार कश्मीर वालों का जलसा होता था और दूसरी तरफ इलाके पाकिस्तान वाले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस या नून लीग या पीपल्स पार्टी करते थे। कभी ऐसा नहीं होता दूसरों के जलसे को डिस्टर्ब करें,
अपने नजरिया की प्रचार करते थे। तो यही जो हमारी राठौर साहब जो आज़ाद कश्मीर की पहचान थी, दुनिया में जो आज़ाद कश्मीर का इज़्ज़त एहतराम था कि आज़ाद कश्मीर के लोगों ने सियासी इंताब पसंदी नहीं होने दी, आज़ाद कश्मीर के लोगों ने मजहबी इंताब पसंदी नहीं होने दी, आज़ाद कश्मीर के लोगों ने ये दहशत गर्दी वाली सियासत को वहाँ यानी मुस्तरद किया। और फिर एक और बात, अभी जो हम कहना जो हालात है ना कि कश्मीर की बड़ी पट्टी ज़ाहिर हिंदुस्तान के साथ हमारी कंट्रोल लाइन मिलती है, LOC है। इन 78 सालों में राठौर साहब हम गुज़श्ता 3 सालों से फरियाद करते रहे कि हिंदुस्तान तमाम तरह अपने वसाइल इस्तेमाल करने के बावजूद इस पूरी कंट्रोल लाइन की पट्टी में से एक भी कश्मीरी को नहीं खरीद सका जो हिंदुस्तान के हक में नारा लगाए, ये हिंदुस्तान का झंडा उठाए, या वो ये कि हालांकि उसको UN करारदादें इजाज़त देती हैं वो पाकिस्तान के साथ रहेगा या हिंदुस्तान के साथ रहेगा, तो कश्मीरी को हिंदुस्तान मैनेज नहीं कर सका। लेकिन कितनी बदकिस्मती है, कितनी ये आज हालात इन गुज़श्ता यानी 3 सालों में इस नच पे पहुँचे हैं, इस हालात पे पहुँचे हैं। अभी मैं सोशल मीडिया पे देख रहा कि श्रीनगर में हमारी फौज के खिलाफ नारे लग रहे हैं, जो कुछ रावलाकोट में हो रहा है इसकी हमायत में नारे लग रहे हैं। अभी वहाँ ये जो हालात को मैनेज करके हिंदुस्तान अपने खाते में डाले, लेकिन इसमें भी उसको होगी नाकामी। राठौर साहब की हालत जो रावलाकोट के हालात हैं, ये मिसहैंडल हुआ, कुछ लोगों की गलतफहमी थी। और मैं ये कहता हूँ सबसे बड़ी मुजरिम कौन है, जिन लोगों ने ये 12 नशिस्तों का मामला डाला, ये एक्शन कमेटी का एजेंडा ही नहीं था। और अभी जब डाला तो अभी जो पीपल्स पार्टी की मौजूदा लीडरशिप आज़ाद कश्मीर, ये सारे के सारे इसमें शामिल हैं। इन्होंने पूरी कोशिश की और आखिरी वक्त तक ये मुलव्वस रहे। चौधरी यासीन साहब के बयान देखें, फैसल राठौर साहब के बयान देखें, लतीफ़ अकबर साहब के बयान, मियां वहीद साहब की असम्बली के बाहर गुफ्तगू देखें आप। तो ये इन्होंने जल्दी पे काम देखा, एक्शन कमेटियों को आगे लगाया, जाती मकासद, सियासी मकासद, इक़्तिदार के लिए पुलिस पार्टी ये एक्शन कमेटी को इस्तेमाल करना चाहते थे कि हम महाजरीन की सीटें खत्म कराएंगे, तो उनकी आज़ाद। लेकिन हमने कितने प्रोग्राम किए राठौर साहब, मैंने आपको मसालें दी थी राठौर साहब, महाजरीन की सीटें यहाँ हैं। मीरपुर डिवीजन की 13 सीटों का इलेक्शन हुए, तो क्या नतीजा निकला, पुलिस पार्टी आ रही है ना जी, तो फिर महाजरीन सीटें कहाँ से आ गई है। अगर आप ये अखज़ करें कि GB में आज़ाद कश्मीर, जब ये इलेक्शन हम आज़ाद कश्मीर के 33 सीटों पे, अभी आपके पास रिजल्ट आ जाएगा ना जी कि 13 सीटों को आ गए हैं, 9 के मुजफ्फराबाद हो जाएंगे परसों, और ये पुंछ की 11 सीटों को आ जाएंगे, पता लग जाएगा पुलिस पार्टी कितने पानी में है। तो लिहाजा ये इन इशू को, महाजरीन सीटों को, इस जो कश्मीर की तहरीक के साथ जोड़ना, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के इस 3 साल की जद्दोजहद को अवाम के बुनियादी हुकूक की तहरीक के साथ जोड़कर ज्यादती की गई है, जुल्म किया गया है, बर्बरियत किया गया, एक मौका फराहम किया गया कि जाकर हम इसको एक्शन कमेटी को खाते में डाल के लोगों को बाहर लाएं। और जाकर कौन, अमजद अली एडवोकेट, 3-4 लोग थे, अनवरुल हक, अमजद अली एडवोकेट और ये जो मौजूदा, यानी इन्होंने सादे प्लानिंग की ना। यानी आप ये गुज़श्ता राठौर साहब इलेक्शन शेड्यूल से पहले, यानी आप इसके मई में देखें, इसी में यानी 2 माह पहले के हालात पीपल्स पार्टी लीडरशिप के बयान तो उठा के देखें, उनके वज़ीर कानून के बयान उठा के देखें, तो ये इन्होंने जान के एक्शन कमेटी के गले डाला, ये बोला महाजरीन की सीटें, और जाकर डेडलॉक पैदा हुआ। एक लोग उस पर क्या हुआ कि 100 से ज़ायद लोग अब तक शहीद हो चुके हैं। वो खुदा ना करे कि अगर ये मामला अभी भी एक्शन कमेटी की लीडरशिप, उनके जो अकाबरीन है, अगर वो अभी भी इस साजिश को न भांपेगा, खुदा के बंदो, एक्शन कमेटी का महाजरीन की सीटों के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। और ना इसका तो हम तो बार बार ये मुतालबा करें, खुदा के बंदे, ये जो आज़ाद कश्मीर का सिस्टम है, आज़ाद कश्मीर का निज़ाम है, आज़ाद कश्मीर सदर है, वज़ीर आज़म है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है, सारा निज़ाम है, ये आर पार के कश्मीरियों की मुश्तरका जद्दोजहद का नतीजा है, हमारे अकाबरीन का है, और सरदार इब्राहिम खान साहब, यानी मुजाहिद अव्वल, कियाच खुर्शीद, सब लोगों की जद्दोजहद का नतीजा है कि आज जो कुछ सिस्टम है। तो ये हम ये कहें कि खुदा के बंदे, ये जो न्यारे होते हैं, ज़ाती मफादात की छोटे मामले, इससे निकल कर बाहर निकले। एक्शन कमेटी बुरहान से निकल आएगी, आज़ाद कश्मीर निकलेंगे। ये जो सियासी नारे लगाकर ना, तो हम अपनी हमदर्दी हासिल तो कर लेते हैं, लेकिन फिर इसकी बहुत कीमत चुकानी पड़ती है। अच्छा शहजाद साहब, मैं इस पे जरूर, ये जो तनवीर इलियास साहब की और शाह गुलाम कादर साहब की मुलाकात हुई, तनवीर साहब उधर उनके जलसे प्रोग्राम में चले गए, शाह साहब ने उनको बड़ी रवादारी से और बड़ी खुश आमदीद का, अच्छी बात है। आज़ाद कश्मीर की रवादारी की सियासत हमेशा रही है और हमेशा रहनी चाहिए, इस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं। लेकिन क्या ये अच्छा होता कि तनवीर इलियास साहब और शाह गुलाम कादर साहब को लेते, अपनी गाड़ियों में बैठाते, सीधा रावलाकोट ले आते, यही मामला वहाँ पे बैठ के ये दोनों कायदीन
ये बैठ के ये मामला एक्शन कमेटी वाला ये मामला जिनको नीलम में गुजरने नहीं दिया जा रहा, जिनको रावलाकोट अपने हल्के में नहीं जाने दिया गया, तो आप क्या कहते हैं ये उधर जाते हैं तो क्यों नहीं जाने दिया जा रहा जी? यही तनवीर इलियास साहब, यही शाह गुलाम कादर साहब आए, यही एक सियासी जिरगा बनाए। अब हम एक्शन कमेटी के भी यहाँ पे दावत दे रहे हैं उन्हें, या आप क्यों नहीं दावत दे रहा जी? हर रावलाकोट का हर कश्मीरी दावत दे रहा अपनी सियासी कायदीन को। किसको कह रहे हैं जी? अपनी सियासी कायदीन को दे रहे हैं। हम जो जितने भी आजाद कश्मीर के सियासी कायदीन है, हम उनको आवाज दे रहे हैं, हम उनको बुला रहे हैं कि भाई आए, ये इस मसले का हल करें। ये आपका मसला है, ये आपके बच्चे बैठे हुए हैं, इनका मसला हल करें। आप रवादारी बिल्कुल अच्छी बात है, एक दूसरे का इज्जत एहतराम होना चाहिए। ये जो उधर रावलाकोट में, कोटली में ये जो बैठे हुए हैं, ये इन्हीं के वोटर सपोर्टर हैं। ये पहले इन्हीं को वोट दे रहे थे। ये शाह गुलाम कादर साहब की जमात भी नून लीग पुंछ से जीतती रही है। तनवीर इलियास साहब की जो चची हैं वो हमारे हल्के से एमएलए हैं, उनको वोट मिलते रहे हैं। ये अवामी एक्शन कमेटी वाले लोग भी तो उन्हीं के बच्चे हैं, भतीजे हैं, उन्हीं के जानने वाले। ये आए, ये गठे होके, बल्कि वहां से पूरा एक सियासी जिरगा बनाए। ये गठे होके, अभी तो मुहिम खत्म हो गई मुजफ्फराबाद की एक दिन में। मैंने कल आपको कहा था ये 15 मिनट से ज्यादा का मसला नहीं है। अगर ये करना चाहें, हमारे सियासी जो लीडरान हैं, जो सियासी कायदीन हैं, उनको एक एक कदम आगे आना पड़ेगा। इस पे खामोशी तोड़नी पड़ेगी, तब ये मामला हल होगा। शहजाद साहब, जब तक ये रवादारी वाली बात बहुत अच्छी है, उनके दरमियान इज्जत एहतराम रहना चाहिए। सियासी जमातों में इख्तलाफात होते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं। शहबाज शरीफ साहब नहीं कहते थे जरदारी साहब को कि मैं क्या क्या करूंगा, फिर इधर इनके स्टेज से क्या क्या बातें होती थी। आपस में सियासी जमातें ऐसा करती रहती हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन क्या ही अच्छा होता कि ये लीडरान, ये शाह गुलाम कादर साहब और तनवीर इलियास साहब उसी स्टेज से खड़े होकर कहते कि हम इस इशू को सॉल्व करते हैं। शाह साहब, आप मेरे हाथों को मजबूत करें। शाह साहब कहते कि तनवीर साहब, मैं आपके हाथों को मजबूत करता हूँ, चलें हम ये इशू सॉल्व करते हैं। ये जो आज़ाद कश्मीर में अनारकी वाला मामला है, जो आज़ाद कश्मीर में आज जो मीरपुर डिवीजन में जो इतने अच्छे इलेक्शन हुए जी, 2 से 3 दिन पहले कितने अच्छे इलेक्शन हुए और कितना बड़ा टर्नआउट हुआ। राजा साहब कह रहे हैं जी कि कितने बड़े वहां पे वोट पड़े। अब इन्होंने ही रिपोर्ट किया कि वहां पे, बल्कि चौधरी यासीन साहब का मैं एक शॉर्ट सुन रहा था, उन्होंने कहा जी कि 99% कहीं पे पोलिंग हुई है। जो वो तो कह रहे थे मेरे खिलाफ धांधली हुई, लेकिन चलिए जी हम बात मानते हैं कि जी 99% वोटिंग हुई। वो 99% वोटिंग अगर हुई तो अगले दिन ऐसे क्या जरूरी हालात थे कि मीरपुर में कर्फ्यू लगाना पड़ा? ऐसे क्या मामलात आ गए हैं कि पूरे आज़ाद कश्मीर को आप एक बंकर में जिस तरह बंद करते हैं, इस तरह के हालात पैदा कर दिए। 3 मैंने कल आपको भी कहा था, 3 मुतालबे ऐसे, अगर वो जाना चाहते हैं मुजफ्फराबाद तो क्या ही बात है जी, वो चले जाए मुजफ्फराबाद, उनको जाने दे। मुजफ्फराबाद में हमारी आज़ाद कश्मीर की असेंबली है, वो जाएं वहाँ पे। देखें ना, आज भी प्राइम मिनिस्टर साहब उधर मुजफ्फराबाद ही बैठे हुए हैं, वो जाएं अपने सियासतदानों से बात करें वहाँ पे। अगर वो ये अवामी एक्शन कमेटी वाले मार्च लेके मुजफ्फराबाद, प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ पे बैठ के बात करके ये रियासत हल करना चाहे, 15 मिनट से ज़्यादा का मसला नहीं है। और ये शहजाद साहब, मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें अब फ्री कौन बनता जा रहा है इस रियासत आज़ाद कश्मीर का? वो बंदा जो ना तो अवामी एक्शन कमेटी की तरफ था, ना तो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ या हुकूमत की तरफ था, वो भी अब इसका फ्रीक बनता जा रहा है। हमें दर्द होता है, हमारे बच्चों को जिस तरह से गोलियां लगती हैं, हमें दर्द होता है। हमें कोटली की, हमें मीरपुर की, हमें रावलाकोट की फुटेजेस आती हैं। ठीक है जी, बहुत सारी डॉक्टरेट होंगी, AI जनरेटेड होंगी, लेकिन हमें पता है, हम वहाँ के, हमें फोन आते हैं, इतलात आती हैं, इतने बच्चे शहीद हो गए, इतने बच्चों को गोली लग गई। ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते। ये तो बुजुर्ग श्रीनगर से आने चाहिए। ये कह रहे थे जी श्रीनगर में नारे लग रहे हैं। देखें, जब आप इस तरह के हालात पैदा करेंगे तो पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगे ना श्रीनगर में। जब आप इस तरह के हालात पैदा करेंगे तो दूसरे, जब तंदूर लगा होता है तो 2 रोटियां दूसरे लोग भी लगाते हैं जी, नहीं लगाते। होस्टाइल एजेंसीज नहीं काम करती। इस तरह के हालात होंगे तो आप लोगों को खुद मौका दे रहे हैं कि इस तरह के करें। आज भी हम रिक्वेस्ट करेंगे रियासत से, आज भी हम रिक्वेस्ट करेंगे अपने सियासतदानों से कि मेहरबानी करें, एक एक कदम आगे आए, अपनी करने के बजाय असल इशू पे आए। ये इलेक्शन होते रहेंगे। आज फैसल राठौर साहब की मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगी, उन्हें असेंबली की उन्होंने कहा जी इलेक्शन भी अहम नहीं है, ये ना सीट जीतना हारना अहम है, ना हुकूमत बनाना अहम है,
इस वक्त अहम है तो आजाद कश्मीर का लोगों की जान बचाना। जान, एक जान की कीमत इस सब इलेक्शन से बड़ी है। अच्छा राय साहब, अब हम बात करेंगे मुजफ्फराबाद डिवीजन और माजरीन के इंतखाबी मुहिम इस वक्त अरूज पे है। कल आखिरी रोज़ा है, कल रात को 12 बजे ये ख़त्म हो जाएगी और फिर 2 अगस्त को इलेक्शन होंगे। आप किस नज़र से देख रहे हैं इन हालात में इलेक्शन को? अभी देखें, मैं आज दिन को जो बात कर रहा था मुजफ्फराबाद के साफियों से, नीलम के, मुजफ्फराबाद से, हमारे ये जो जेलम वैली के, नीलम वैली के सब लोगों से, वहाँ जो साफियों का मौक़िफ़ ये था कि ज़रा वहाँ भरपूर जो इलेक्शन मुहिम है। आप सिर्फ मुजफ्फराबाद देखें कि पूरे मुजफ्फराबाद को सजा हुआ है मुख्तलिफ सियासी जमातों के बैनर से, उनके यानी उससे पोस्टर से, और पूरा मुजफ्फराबाद में यहाँ पूरा ये जो मार रोड है ये सारे का सारा झंडू से। और आज यानी कल रात को यानी इलेक्शन मुहिम रात को 12 बजे ख़त्म हो जाएगी और एक यानी जश्न का समा। लेकिन ये अफसोसनाक बात है कि एक तरफ उधर इलेक्शन हो रहे हैं, जश्न है, और वही शौकत नवाज मीर, वही लोग जो वर्गलाते थे, लोगों को वर्गलाते थे ना, तो सारा आकर मुद्दा आज सारा जो कुछ पुंछ में है, तो फिर क्या होगा? अभी आते हैं, जैसे आज यानी कल आखिरी दिन मुहिम चल गई, जिसने जिसको वोट देना था। आज मैं पूछ रहा था वो हमारे यानी गसर यानी 2 दिन उससे कि यानी जो मुजफ्फराबाद का हल्का 1 है कोटला, तो वहाँ से यानी आज से अगर 2, 4, 5, 6 दिन पहले वहाँ तबारक साहब की पोजीशन बेहतर थी, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का टिकट था। लेकिन जब ये मीरपुर डिवीजन इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी पिटी है, एकदम उनको दचका लग गया। अभी वो जो नून लीग का ग्राफ चढ़ गया एकदम, यानी दो दिन की। अच्छा, आज मुजफ्फराबाद में इंटरनेट भी ऑन कर दिया, रात को हो गया था। अभी वो बेहतर पोजीशन में आ गए। नतीजा तो ज़रा इलेक्शन तो परसों है, यानी उसको यानी 2 तारीख को है, लेकिन वहाँ से एकदम उसका फ़र्क आ गया कि यानी उसके यानी नून लीग का अब वहाँ से हल्का लचराट में है, तो लचराट में बाज़ल नकवी का सख्त मुकाबला है शहजाद साहब के साथ। वहाँ 1 to 1 मुकाबला है। जैसे आपने देखा कि जो अपसेट हुआ 1 to 1, अगर उनका कोई तीसरा होता है तो ज़रा मुख्तलिफ होता है, लेकिन जब 1 to 1 मुकाबला तो अपसेट हुआ। तो अभी देखो कि वहाँ लचराट में भी सख्त मुकाबला है बाज़ल नकवी का और चौधरी शहजाद का। सेम नीचे मुजफ्फराबाद शहर में है, तो मुजफ्फराबाद शहर में भी मुख्तार अब्बासी और बैरिस्टर गिलानी का बेहतर पोजीशन में है, यानी उसमें से यानी कल क्या होगा, कोटली के मीरपुर के नताइज का उन्हें फायदा पहुंच रहा है। और जो हालात हैं वहाँ मुजफ्फराबाद में हालात है वो उनको फेवर कर रहे हैं, वहाँ बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी के। वहाँ से आप आए खावड़ा में नौजवान लड़के हैं, ये जो राजा साका मजीद और मतलब जो स्पीकर साहब है उनके वो कायम काम सदर भी हैं, तो वो इलेक्शन मुहिम चला ही नहीं पाए, यानी वो अभी इस इलेक्शन प्रोसेस में गई नहीं हल्के में। उसका फायदा पहुंच रहा साका मजीद को। अब ज़रा कल परसों रिजल्ट आएगा तो हो जाएगा, धांधली हो गई है। अब क्या मूवमेंट नहीं किया था वो नौजवान आदमी, उसने इस पूरे एक्शन कमेटी का जो कुछ उसने भरपूर कैश कर गया ना नौजवान लड़का, उसने उसको कैश किया मौजूदा हालात में। वो खड़ा हो गया, उसने कहा ये हो गया फलां करके, उसने अपना बयानिया लेकर वो जाकर हल्के में घुसा, एक गाँव में एक पुलिस स्टेशन जगह घुसा हुआ वो सारा। अब ज़रा जो मैंने कल सब 3, 4, 5, 6, 7 लोगों से उनके मुखालफी ही पूछा था, तो वो ये कह रहा था कि साका मजीद की बेहतर पोजीशन में है, यानी अभी तो यानी उसके बेहतर पोजीशन है। तो जो मजहर क्यूम है वो तो गैर मुतल्लक हो गया ना, उसकी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी तो वो समझो वो उसकी वो टेक ऑफ ही नहीं कर पाया। नहीं, लेकिन मुजफ्फराबाद में तो इस्तेकाम पाकिस्तान बेहतर पोजीशन में है, यानी देखो खावड़ा में तो खावड़ा में अभी टेक ऑफ ही नहीं कर पाए। अगर अभी तो यानी एक दिन तो राजपूत वोट बैंक राजा क्यूम साहब के साथ जाता रहा ना, अभी मजहर क्यूम साहब के साथ जाता है, यानी ये तो देखो वो जो मैंने कहा जो राजा क्यूम साहब के वहाँ जो बलदियाती नुमाइंदगान सारे चले गए, नून लीग उसके साथ चले गए साकम के साथ। अभी तो मुकामी ग्रुप धड़ेबंदी का है ना, तो वहाँ उसको तो जो यानी राजा करीम साहब का खानदान है वो उसको मैनेज नहीं कर पाया, क्योंकि जाकर मौजूदा हालात से फायदा नहीं उठा सका। वहाँ से आज घड़ी दोपहर में तो मुस्तफ़ा बशीर बेहतर पोजीशन में है, वो जो मुबशर है मनीर रवान साहब से बेहतर पोजीशन में मुस्तफ़ा बशीर। वहाँ से फारूक अदर साहब के हल्के में है, तो ज़रा फारूक अदर साहब का सख्त मुकाबला है। फारूक अदर साहब ने मुश्किल तरीन हालात में भी ज़रा आपको बताया, अभी जो मौजूदा हालात में इस टाइम अगर आप अगर हकीकत पसंद देखें कि अगर कोई लीडर बाहर निकला है जिसने थोड़ा सहारा दिया है मुश्किल तरीन हालात में, तो फारूक अदर साहब है। बाकी लोग सारे नस के थे और राजा फारूक अदर खड़े हो गए बीच में, उसने कहा कि मौजूदा हालात है। आज जो रियासत जिसको फेस कर रही है, जो हालात हैं पूंछ में, उन्होंने बहुत पहले इसकी निशानदेही की थी कि अगर हमने जिम्मेदारी का, वो शौकत नवाज मीर को पिटते रहे कि शौकत नवाज मीर तुम ये जिस तरफ जा रहे हो ये तबाही का रास्ता, आगे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो ये न हो कि जो कुछ है सबको फिर इसकी कीमत चुकानी पड़ी। आज कीमत पुंछ के लोग चुका रहे हैं, अभी तो मुजफ्फराबाद काफिले पहुंचे ही नहीं,
और आपको पता मई 2000 यानी इसका यानी 24 में आए तो मुजफ्फराबाद लोगों ने कीमतें चुकाई थी ना। तो आए कि वहाँ से फिर ऊपर गए जो हल्का लीपा का है, तो लीपा में सख्त मुकाबला है किसका, यानी चौधरी रशीद का और दीवान चुगताई का। वो बिल्कुल टाइट सख्त, यानी अगर किसी इसने कोई सख्त मुकाबला तो इस हल्के में मुकाबला है। आप नीलम में तो नीलम में ज़रा मियाँ भाई साहब, वो नीचे वाले हल्के मियाँ भाई साहब, और शाह कलम कदर का सख्त मुकाबला ऊपर वाले हल्के में। शाह साहब बहुत बेहतर पोजीशन में। अब देखो तो इलियास साहब गए, आखिरी दिन गए, ज़रा 2 दिन रह गए, क्या मुहिम चलेगी। सरदार तनवीर इलियास का एक नाम है, एक ब्रांड है सरदार। अभी देखो ना इन तीनों हलकों में देखो ना, ये 9 सीटों में पीपल्स पार्टी 2 हलकों में बेहतर पोजीशन है, जीतने की पोजीशन है। बाकी कंपटीशन है सारा, वो तो वज़ार अवाम ने फैसला कर रहा है ना। लेकिन क्या यहाँ पे भी इस इलेक्शन में भी मीरपुर डिवीजन वाला साहब होगा कि जिसका जिधर जोर लगेगा वो ठप्पे लगा देगा, और जो प्रिजाइडिंग अफसर पोलिंग अफसर वो बस चुप रहेंगे, ठीक है जी पोलिंग की जो रेशो बढ़ती रहेगी, आप ही टर्नआउट बेहतर होगा। आप ही तो कितने इलेक्शन आप ही खुद भी लड़ते ही रहे, और ज़रा आपको देखा वहाँ तरीकाकार ये कि अगर आपने बरादरियों की सियासत मैनेज करते हैं तो आप दंदली नहीं कर सकते। अब जो ठप्पे है ना, आप जिसका शनाख्ती कार्ड पोल करेंगे, अब ये होता है कि आपने कितने लोगों को पुलिस स्टेशन पर लाने में कामयाब हुए हैं, तो वो बंदा इलेक्शन यानी जीत जाएगा। और यही मीरपुर डिवीजन में हुआ। जो लोग बेहतर मैनेज कर सके, लोगों को घरों से निकाल सके, पोलिंग स्टेशन पर ले गया तो वोट पोल करा गए। और फिर जिसके पास अभी क्योंकि 93% लोग आप क्या कहते हैं कि गे पोलिंग स्टेशन पे जिनके वोट पड़े 99% साहब कह रहे हैं, जिसके पास जिन्होंने कोई मैनेज किया तो वो उसको मैनेज करने में कामयाब हुआ। वो जो हमारी जो पोलिंग अफसरान, तो इसीलिए मैं भी जब वोट पोल करने गया मैंने देखा जी हमारे 1050 वोट थे 2 पोलिंग स्टेशन पे। तो टोटल जिस वक्त मैं गया हमारे 590 पोलिंग स्टेशन में, मेरे पोलिंग स्टेशन पे उस वक्त मैं 73वां बंदा था। तकरीबन 4 बजे उस वक्त 1 घंटा रह गया था पोलिंग में, तो 73वां बंदा मैं था जो वोट पोल गया। मैंने कहा जी कि इन सबको जो नुमाइंदे बैठे हुए हैं जो उम्मीदवारों के, इनको 10-10 पर्चियाँ दे दे, डाल दे। तो आपको नहीं, उन्होंने नहीं डाले, फरिश्ते नाज़िल होते हैं। नहीं, मैंने तो अजरा मजाक कहा ना कि ये अगर ये पोलिंग की सिचुएशन है 73 वोट, आखिर में जाके 85 वोट आपके तो 100 वोट आपको देते हैं बैलेट पे, और आपको आप दबाते हैं। शहजाद साहब, आज मैं एक बात करना चाहता हूँ, आपको सवाल पूछें। आपको गाने शाने तो पसंद होंगे ना, कोई म्यूजिक आप भी सुनते होंगे। राय साहब चूंकि ये नहीं कर सकते, इनके चूंकि बाल नहीं है, मैं आपके बालों का नहीं है इसलिए। एक वो जेनजी की कैंपेन चली थी इंडिया में, काकरोच जनता पार्टी, उनका एक बड़ा ज़बरदस्त सा उन्होंने एक अपनी कैंपेन बनाई थी कि आज रुस्वा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। इस गाने पे वो एक ऐसे अपने बाल ऐसे करते थे, आपके मेरे बाल भी इतने नहीं है, वो करते थे। वो बड़ी वायरल हुई उनकी रील, वो उन्होंने इंस्टाग्राम पे बनाई ना, तो उस रील का इतना इम्पैक्ट हुआ कि इंडिया का एजुकेशन मिनिस्टर ने इस्तीफ़ा दे दिया। हम किसी के इस्तीफे का मुतालबा नहीं करते, हमसे वो गाना भी नहीं गाया जाता। ये तो कोई छोटा 18-20 साल का बच्चा हो वो ये कुछ करे। हम मेरे ख्याल में आज यही कुछ करते हैं कि ऐसा हो ताकि हम ये कि तेरी गलियों में रुस्वा मोहब्बत होगी, तो ये ताकि आज़ाद कश्मीर में अमन आए। हम यही कर सकते हैं, और तो कुछ कर नहीं सकते कि जी वो वाली रील हम उस तरह उस स्पेशल वाले उसमें नहीं बना सकते। आपने मुजफ्फराबाद के इलेक्शन की बात की, मियां नवाज शरीफ साहब ने मुजफ्फराबाद में ही कहा था उन्होंने, मैं आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बनना चाहता हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि मुझे आज़ाद बिल्कुल जी, हम नवाज शरीफ साहब की मोहब्बत पे कोई शक नहीं करते, बिल्कुल उनकी वोट दर्ज करवाएं लाहौर से, लेकिन इधर अमन होगा तो वज़ीर आज़म बनेंगे ना जी। मरियम साहिबा कहती हैं मेरी नानी भी कश्मीरी, नाना भी कश्मीरी, खून भी कश्मीरी। भाई इस खून का ख्याल तो करें ना, अपने ननियाल वालों का तो ख्याल करें ना जी। ये ननियाल वाले, कोटली वाले भी ननियाल वाले, ये रावलाकोट वाले भी ननियाल वाले, मुजफ्फराबाद वाले भी ननियाल वाले। इलेक्शन प्रोसेस का हम जमहूरियत को पे बिलीव करने वाले लोग हैं। कहते हैं कि जी अगर कश्मीर से तो उसका अपने घर का नाम जाती उमरा ना रखे, जाती उमरा कश्मीर में नहीं है, वो अमृतसर में है, उधर। तो वो कहते हैं कि आप उसका नाम श्रीनगर रखें, चले हम लाल चौक रखें। अच्छा, अब हम बात करेंगे राय साहब, जो ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन के सबसे पहले मुतालबा किया था बिलावल भुट्टो जरदारी ने, फिर कानून साज असम्बली के इजलास में करारदाद भी पेश हुई और मंजूर कर ली गई आज को कानून साज असम्बली ने। अब मैं आपको थोड़ी सी
ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन की थोड़ी सी आपको तारीख बताऊंगी। ये कहाँ से, ये 1983 में 1985 में इस तरह मुख्तलिफ जगहों पे 1983 में अर्जेंटीना में बना था, वहाँ पे फौजी अमरीत के खात्मे के बाद। इसी तरह 1995 में जनूबी अफ्रीका में जब नस्ल परस्त हुकूमत का खात्मा हुआ था तो उसके बाद वहाँ पे बना था। सियरा में 2002 में बना था। लाइबेरिया, मराकश, ईस्ट तिमोर, घाना, नाइजीरिया, कीनिया, कनाडा में भी 2008 में बना था। चिली में 1990 में बना था। पेरू में 2001 में बना था। इसके अलावा भी बहुत सी हैं। बेसिकली ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन इतना पावरफुल होता है कि वो ताकतवर लोगों से भी सवाल करता है, उनके बयानात भी लेता है। मैं अगर आपको मिसाल दूं जनूबी अफ्रीका के, तो जनूबी अफ्रीका में 2000 लोगों के बयानात लिए गए और वहाँ पे जिन लोगों से मतलब जहाँ वहाँ के फौजी थे, हुक्मरान थे, उन्होंने फिर सरकारी माफिया मांगी थी। क्या आप समझते हैं कि आज़ाद कश्मीर में अगर ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाया जाता है तो वो इस कदर बाइख्तियार होगा, वो इस कदर ताकतवर होगा कि वो जो जिम्मेदारान है दोनों तरफ से वो उनसे सवाल कर सकेगा? और क्या अवामी एक्शन कमेटी इन हालात में ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन पे एतमाद करेगी? जब गुज़श्ता दिनों आए सैयद कमर रजा साहब, उनके ऊपर भी उन्हें वक्त दिया, उन्हें उनके साथ तामन भी किया, लेकिन कोई उसका नतीजा नहीं निकला, आउटपुट नहीं निकला। तो अब क्या समझते हैं कि ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन मौजूदा हालात में आ सकता है, बन सकता है, काम कर सकता है? क्योंकि ये दुनिया में जितने भी ये कमीशन बने, उन्होंने हुकूमतें ख़त्म होने के बाद, फसादात ख़त्म होने के बाद, खाना जंगी ख़त्म होने के बाद अपना रोल प्ले किया था। देखिए डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान की तारीख है कि आज तक जितने कमीशन बने उनकी जो रिपोर्ट्स हैं कभी ओपन नहीं हुई। महमूदुर रहमान कमीशन समेत ये जो फैज़ाबाद धरना में जितने भी आला सतह के कमीशन या जो लापता अफराद के कमीशन में जितने भी कमीशन बने पाकिस्तान में, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सरबराही में बनते रहे, तो आपने किसी एक ही रिपोर्ट दी किसी भी अमल दरमंद हुई से पहले पाकिस्तान में तो कोई ऐसी मिसाल या रवायत नहीं रही है कि कोई ऐसे कोई संगीन बहरान तो क्या ये गोली दी जा रही है? मैं आपको बताऊँ, आपको याद होगा जब मुजफ्फराबाद वाक़ा हुआ यानी मई 2024 में, तो अगले दिन यानी उसके बाद फारूक अदर साहब ने और तारुफ फारूक साहब ने मुजफ्फराबाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या मुतालबा किया था कि जो मौजूदा बहरान है, जिन अफसरान ने ये बहरान पैदा किया, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर इस बहरान में मुलव्वस हैं, और उन्होंने मुजफ्फराबाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुतालबा किया था कि फैक्ट एंड फाइंडिंग कमीशन का, पता है राठौर साहब आपको कब से, आज से तकरीबन 1.25 साल पहले, अगर वो मुस्लिम नून के मुतालबे को मान लिया जाता तो आज हम ये जो जुलाई में जो रावलाकोट जो कुछ हो रहा है, यानी गुज़श्ता 2 दिनों के दौरान बिल्कुल, यानी जो कुछ इस हफ्ते में यानी जून से लेकर तो आज यानी उसमें आज तक जो हालात वाक़ात पैदा हो चुके हैं, यानी आज यानी 30 यानी जुलाई है, इसमें जो हालात पैदा होते हैं ये शातनात है। अभी आते हैं कहीं ये जो हालात हैं, ये जो एक्शन कमेटी का मामला है, ये कहीं ना कहीं तो इसका कोई एंड तो होगा, कहीं इसका हल तो निकाला जाएगा। ये जो बिलावल भुट्टो साहब ने तजवीज़ पेश की है, ये बिल्कुल बजाते से है। और इसको अभी क्योंकि आज़ाद कश्मीर में हुकूमत है पीपल्स पार्टी की, तो बजाय असम्बली की इजलास बुलाने के तो वज़ीर-ए-आज़म साहब इसका नोटिफिकेशन करते हैं ना, इस वक्त तो कर सकते हैं। आप मुझे ये बताएं, ये कोई तरक्याती स्कीम नहीं है, ये कोई तबादले की फाइल नहीं है, ये तो यार अपोजिशन लीडर मुस्लिम नून का मुजफ्फरपुर बैठा हुआ था, बिलावल भुट्टो वहाँ बुलाते, या तो इसमें यार इसको दोबारा ईपीसी बुलाकर आप 1 घंटे का काम है ना कि आप किसी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को फोन करते, यार हम आपकी सरबराही में एक कमीशन बनाना चाहते हैं, और उसमें से आप 2 बंदे रखते, 2-3 बंदे एक्शन कमेटी के रखते, आप हर पार्टी में से 2-2 बंदे रखते जो उनको वकला या जो इस तरह के लोग, फिर जो जिम्मेदार लोग सिविल सोसाइटी को रोक लगते, आप कोई 10-11 रुकनी कमीशन बनाते, फिर उसको TOR यानी तय करके आप उसको बाख्तियार कमीशन बनाते। हम तो बार-बार मुताला करें, ये क्या कमीशन बनाना, ये मेरा सवाल है कि ये कमीशन बनाना आज़ाद कश्मीर हुकूमत के इख्तियार में है, उसे बनाना चाहिए या हुकूमत पाकिस्तान? ये आज़ाद कश्मीर हुकूमत का इख्तियार है। नहीं, मौजूदा हालात में आप हुकूमत पाकिस्तान इस वक्त फ्री का हुकूमत आज़ाद कश्मीर है, अवामी एक्शन कमेटी की, ये क्वेश्चन है ना। आपने पहले तो ये के बीच में अदारे उसको सपोर्ट करेंगे ना, अगर पहले तो वफाकी वो देखो वफाकी हुकूमत पहले उसकी बात कहेगी तो ठीक है ना, पहले वो रजामंदी देगी तो बिलावल भुट्टो तो यहाँ पे आज बना देते तो बना देते। जब मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ यार, उसको वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को कायदे इख्तिलाफ से बात करके 2-3 जमातें हैं ना, सब लोग कहते भाई कौन कहता है ना मसले का हल लो। फारूक अदर साहब ने आप आज उनका कल का बयान सुना था, शाह गुलाम कादर का बयान, सब करें, वफा के वुज़रा करें, हम इसको वो कहते हैं कि हम एक काम करें
ये 1 घंटे का काम है। हमने कल ही बात की थी कि यार आप ऐसे करें कि एक्शन कमेटी के जो लोग आकर वहाँ फंसे हैं, उनको ये जो उनके कोर कमेटी के लोग हैं 12-13 लोग, इनको महफूज रास्ता दें, लोग उधर से निकल जाएं और बैठ के बातचीत हो, बस मसाल हो जाए। नहीं, गिरफ्तारी हो इनकी, गिरफ्तारी नहीं होगी ना, गिरफ्तारी क्यों होगी? ये गारंटी कौन है? ये मैं कहता हूं अजहर साहब गारंटी देने के तैयार है, कोई इशू नहीं। आप ये आज आर्मी चीफ के भी आप ये गारंटी दे रहे हैं? जो सिविल सोसाइटी फोरम है, आज अगर सिविल सोसाइटी फोरम एक नुक्ते पे आती है कि एक्शन कमेटी के भाई आम आदमी का क्या कसूर है, जो रावलाकोट धरने में आकर बैठा हुआ, उसका कोई कसूर नहीं, उसको पता नहीं क्यों आया हुआ है, उसको तो कोई पता नहीं। जो लोग मारे गए, जो पीएचडी स्कॉलर मारे गए, बाकी लोग मारे गए, तो उनका तो कोई कसूर नहीं है ना। वो ये करेंगे, वो तो जो आए लोग वो तो जो एक्शन, वो देखो ना, जो एक्शन कमेटी के कोर के लोग धरने में मौजूद हैं, इनको आप 10-12 इनको वहां बैठा मुज़ाकरात करें, इनके साथ मुज़ाकरात करें ना, इनके साथ मुज़ाकरात करें, बाकी लोगों को छोड़ दें, कहीं नहीं जाएगा, दोबारा धरना हो जाएगा, दोबारा काल हो जाएगी, क्या इशू है? अच्छा, तो मसला है बीच में। शहजाद साहब देखिए ना, राय साहब कह रहे हैं कि जी उन लोगों को पता नहीं है कि वो क्यों आए। देखें आजकल सियासी जमातों, इलेक्शन हो रहा है ना, लोग सियासी लीडरान बुलाते हैं, 10 बंदे नहीं इकट्ठे होते। अवामी एक्शन कमेटी के साथ राइट और रॉन्ग आप वो ना कहें, लोग उनके साथ हैं। आप ये कहें ना जी कि सिर्फ पुंछ में ही नहीं, मीरपुर, मुजफ्फराबाद, हर जगह पे लोग अवामी आज कोटली शहर, पूरा शहर बंद रहा। देखे ना अवामी एक्शन में क्या नारे लगा रहे थे, वो जो अभी आपने 1 मिनट की बात की है ना, अभी ये आजादी पे आ गए भाई। पहले तो यह वजात हो ना, मैंने उस दिन कहा या तो ये वजात करें कि इनको आजादी पाकिस्तान से चाहिए, को खुद मुख्तार कश्मीर होना चाहते हैं। आपका आपका मौजूदा निजाम आपको अच्छा नहीं है, उसका मुतबादल होना चाहिए ना। मुझे बात करने दें, मेहरबानी ये है कि देखें ना जी, ये वही एक्शन कमेटी है। जब कमर रजा शाह साहब गए थे 15 तारीख को, उन्होंने कहा, उन्होंने वहां से होके नारे क्या लगवाए, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, फील्ड मार्शल जिंदाबाद। ठीक है जी, ये वही अवामी एक्शन कमेटी है। क्राउड बिल्कुल जोड़ के रखा, कितने दिन, 54-55 दिन, कोई वहां पे कोई हादसा नहीं हुआ, कोई वहां पे नहीं हुआ, फोर्सेस पीछे खड़ी थी, कोई मामला नहीं हुए। देखिए ना जी, अगर आप जब ये अपनी जगह से हटे आगे बढ़ने की कोशिश की ना, तो अच्छा उन्होंने भी कहा जी हम पीसफुली जाना चाह रहे हैं मुजफ्फराबाद असेंबली के सामने जा रहे हैं, हम जाके अपना, हमारा वज़ीर-ए-आज़म वहां पे होता है असेंबली में, हम जाके उसके सामने पेश होना चाहते हैं। हम जब वज़ीर-ए-आज़म चल कर गया था इनके घर, उस वक्त चले जी, वो उस टाइम की कोई अवामी एक्शन, वो उस टाइम की क़यादत अभी इन्हीं के पास है ना जी, हुकूमत के पास ही है ना। शौकत नवाज मीर साहब नहीं, जब वज़ीर-ए-आज़म चल के उनके घर के बाहर गया, दरवाजा आज वो क्यों जाना चाहते हैं? चले जी, उनकी गलती मान लेते हैं। अभी तो उन्होंने अपना मुतालबात में से काफी वो कह सकते हैं 180 डिग्री टर्न लिया। उन्होंने C2 पे भी कहा, उन्होंने कहा जी 5 और ये 3 मुतालबात पे आखिर बात रह गई थी। शहजाद साहब अब अगर पुरानी बातें लेके बैठे रहेंगे तो बहुत सारी गलतियां दोनों तरफ से हुई हैं, बहुत सारे मामला, बहुत सारा देखे जी राजा साहब की जो बात कर रहे हैं, देखे ना जी, जो राजा साहब की तजवीज़ है, यही हुकूमत की तजवीज़ है, यही तकरीबन धरने में, मुज़ाकरात में भी तजवीज़ थी कि जी आप धरना खत्म करें। देखिए धरना खत्म होगा तो लोगों ने इतनी बड़ी अब कुर्बानियां दे दी, 100-150 जवान शहीद हो गया, लेकिन आगे 100-150 हो गए शहीद। अल्लाह ताला उन्हें देखे ना जी, कोई किसी कोई उनको इंगेज करेगा तो होगा ना, कोई उनको इंगेज करेगा, कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं। अभी इवन के ये कह रहे थे सिविल, अभी जिस सूरत हाल में वो आ गए, उनको हुकूमत कहे ना जी कि आप अभी चांदी चौक है ना जी, ये सोल्जर बोर्ड के पास रावलाकोट, उनको कहें जी आप यहाँ पे बैठे, हम दोबारा मुज़ाकरात शुरू करते हैं। दोबारा मुज़ाकरात शुरू हो सकते हैं ना, शाह गुलाम कादर साहब के पास तनवीर साहब जा सकते हैं, फैसल राठौर साहब करारदाद पास कर सकते हैं असेंबली से, ये क्यों नहीं मुज़ाकरात कर सकते? ये 15 से 20 मिनट का मामला है, ये 3 मुतालबात थे। चले जी कोई 2-4 चीज आधा लगे रहे, आप कहते 15 मिनट में हल हो जाएंगे। 3 कमर रजा साहब अगर लगे रहे तो देखें ना जी, उसका देखें कि 15 तारीख को मार्च थी, उन्होंने कैंसिल की, 21 को की, फिर 23 को की, फिर 27। अपने मौकफ से पीछे नहीं हटे ना, अपने मौकफ से पीछे नहीं हटे, लेकिन मौकफ से बहुत पीछे हटे। अपने मौकफ से वो आप कह सकते हैं जी कि 500 मीटर पीछे आए अपने मौकफ। उनका मौकफ कितना था? 38 मुतालबात, उनका कोई 38। उन्होंने कहा जी C2 का बाद में देख लेंगे, कमर रजा साहब ने कहा। ये 3 मुतालबात पे बात आ गई थी, ये 3
देखिए जी, पहले की गलतियां तो बहुत सारी है ना कि पहले की तो हम नहीं करते ना, ये इंसानी जानें बचाई जा सकती थी, ये जो 2 दिनों में हो गए हैं, ये जो कोटली के हालात है, ये इसको बचाया जा सकता था, मीरपुर के हालात को बचाया जा सकता था कि नहीं बचाया जा सकता था। ये 3 मुतालबात इन जानों से कीमती है। ये देखें ना जी, ये फैसला करना पड़ेगा कि जी आज श्रीनगर में अगर ये 2 दिन पहले ये धरना पुरअमन तौर पे उठ जाता, वहां से उमर नज़ीर साहब भी तकरीर करते, जी आज़ाद कश्मीर में जो इलेक्शन हो रहे हैं, आप जितनी भी अवाम है इलेक्शन में जाके अपना पार्टिसिपेट करे, जो मामला तय करके लोग अपने घरों को चले जाते। आज यही नौजवान जो चलो इस इशू पे आते हैं, हम बात कर रहे थे कि कमीशन की, कमीशन के पास इतने इख्तियारात, बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, कमीशन कौन बनाएगा? आजाद कश्मीर की हुकूमत बनाएगी, पाकिस्तान की? देखिए जी, आजाद कश्मीर की हुकूमत को ही बनाना चाहिए, फेडरल की राय से जी बिल्कुल इख्तियारात हैं। आजाद कश्मीर की हुकूमत अपनी टांगों में थोड़ी जाने डाले। देखें जी, बिल्कुल इख्तियारात हैं, फेडरल की तायद से बनाए, एक अच्छा नोटेबल लोगों की कमीशन बनाए, बल्कि आजाद कश्मीर के 3 लोग ले लें, 2 लोग ले लें, रिटायर्ड को जस्टिस साहब लें, उनको इसका कमीशन का हेड बनाए, और उस कमीशन में जैसे आपने एक हिस्ट्री गिनी कि जी इतने कमीशन बने, या पाकिस्तान में चूंकि कमीशन बनते रहते, इस नेज पे जरूर पहुंचा जाए कि जी जब आजाद कश्मीर की इस पुरअमन खित्ते को किस तरह बदअमनी में बदला गया, और किस तरह इसमें यहाँ पे का नौजवान जो एक पीएचडी नौजवान जो कलम के जरिए तब्दीली लाता था, जो कलम का दोस्त था, उसको किस तरह शहीद किया गया। ये जरूर कमीशन बनना चाहिए, और ये हम सबका मुतालबा है। अवामी एक्शन कमेटी के भी जो लोग हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करें, उनको बुलाएं, उनकी भी बात सुने। मैं कहता हूं जी, हर तबके की बात सुने। इसमें तो मैं कहता हूं वकला की, इसमें ब्यूरोक्रेसी की, सिविल सोसाइटी के, हर तरह के लोगों की बात सुने, और बड़ी एक कम्प्रीहेंसिव रिपोर्ट बने जो पब्लिक की जाए, और जो करके ताकि अवाम को हकायक से आगाह किया जाए कि ये हुआ क्या आज़ाद कश्मीर में। आज़ाद कश्मीर का वो खित्ता जहाँ पे जी 0.5% क्राइम था, जहाँ पे क्राइम होता ही नहीं था। कभी हमने फील नहीं किया, रात को 2 बजे भी जा रहे अपने गाँव, कभी आप गए होंगे, आपको कभी फील नहीं हुआ होगा। हमारा वहाँ पे तो बिल्कुल पूरा मन खित्ते में। और ये क्या हो रहा है आज हम हमारे अपने घरों में राब्ते नहीं हो रहे। आज जो ओवरसीज बैठे, कल मुझे मेरा एक भाई है, उसका हाउसिंग स्कीम रावलाकोट में घर है, उसने कहा जी 42 दिन हुए मेरे घर बात नहीं हुई। आप सोचे, उसके बच्चे हैं, 42 दिन उसकी घर बात नहीं हुई। ये कोई मजाक? मतलब वो बेचारा अरब की तपती रेत में रोजी कमा रहा है, और उसकी अपने बच्चों से बात नहीं हो रही, फैमिली से बात नहीं हो रही। ये हालात गैर मामूली हालात हैं, इस पे जरूर कमीशन बनना चाहिए। बिलावल भुट्टो साहब के इस मुतालबे की हम हमायत करते हैं, और इसमें हर तबके के, हर मकतबे फिक्र के लोगों को, उलमा को भी डाल के, ताकि इसकी रिपोर्ट आए, पता चले कि ये आजाद कश्मीर के साथ वारदात कैसी हुई है, ये किस तरह से इसको। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी वो किसको मैंडेट, यानी क्या वो इनके कमीशन को मानेगी? इस पर सवाल तो ये है, क्या इस कमीशन को मानेगी वो? क्या वो इसको वो मानेगी? बिल्कुल। अगर वो इसको मानती है ना कि हम इसको मानते हैं, तो वो सबसे पहले आएगी कि इसकी सरबराही पे ज़रा कोई इंसानों पर मुश्तमिल हो। फरिश्ते तो नहीं नीचे उतरेंगे ना, भाई कोई फरिश्ते को रावलाकोट से होगा, कोई मुजफ्फराबाद से होगा, कोई मीरपुर डिवीजन से होगा। पहली बात यह है कि अगर ये चाह रहे, देखो ना, हमने उस दिन, मैं बार बार ये कर रहा हूँ कि गुज़श्ता ये जो कल से 2 दिन से, यानी ये इन्होंने मार्च का ऐलान किया कि शाम को 27 तारीख को, यानी 27 जुलाई को शाम को मार्च किया कि हम मार्च करेंगे मुजफ्फराबाद। अब मुजफ्फराबाद राठौर साहब मार्च नहीं निकला ना, क्या निकला मुजफ्फराबाद? बड़ी तादाद में लोग थे ना, कहाँ से निकले? दरेग से थे, चंद फरलांग आकर, तो वायर आकर, ये जो सोल्जर बोर की बिल्डिंग है, चंद फरलांग आकर वहाँ धरना दे के बैठ गए हैं। लेकिन इस दौरान हुआ क्या? आपने दर्जनों जाने नुकसान करवा दिया। यार ये कोई लीडरशिप होती है कि बच्चों को मरवाए? भाई खुदा के बंदे, जब आपको पता है कि सामने खुदकुशी है, तो ये आप सिक्योरिटी फोर्सेस वो लोग ये सोच रहे थे कि पाकिस्तानी फोर्स हम पे गोली नहीं चलाएगी, सर में या गर्दन में या सीने में नहीं चलाएगी। उन लोगों का वो लोग ये सोच रहे थे, वो लोग ये सोच रहे थे कि रियासत माँ की जैसी होती है, और माँ बच्चों को गोलियां नहीं मारती। तो मौकफ जिनसे लोगों से देखे, मेरे मोहल्ले का एक नौजवान शहीद हुआ है, मेरे मोहल्ले में जिसका जनाजा है, वहाँ पे मैंने बात की तो उन्होंने कहा जी कि ये लोग सोच रहे थे गोली मारी तो पाँव टांग में मारेंगी, तो चले हम आवाम की खातर ये गोली खा लेंगे। अब सीने में, सर में गोलियों का नहीं है ना। मुझे पता, आपने दुनिया में कर्फ्यू देखे आप लोगों ने?
इस्लामाबाद में लगते सर, ये कर्फ्यू की हदूद में इस्लामाबाद में लगते हैं यार। मैं कहता हूँ राठौर साहब, इस्लामाबाद में भी कर्फ्यू लगते रहे ना, कराची में लगते रहे, सारी जगह, हर जगह इंडिया समेत पूरी जहाँ जमहूरी माशरों में भी कर्फ्यू का क्या मतलब है कि आप अलाउ नहीं है ना। अच्छा, पहली बात है वो कर्फ्यू में जो पहला उन पे पहले दिन जो वो शहादतें हुई हैं वो कर्फ्यू के हदूद में नहीं गए थे, बल्कि फोर्सेस मूव होके आगे चिनार गेस्ट हाउस हो या ये ऊपर, ये चिनार गेस्ट हाउस की मैं आपको बताऊं ये टेकरी पे है, ऊपर पहाड़ी पे है, और ये जो पहले दिन कैजुअलिटीज वो जो चिनार चौक की नहीं आ रही वीडियो के भी, चिनार चौक वहां से वो आ रहे थे, चूंकि ये चढ़ाई सी है, पैदल चढ़ के आ रहे थे, उधर से उनको हिट किया गया। एक तो ये, और दूसरा सर जी कौन सा रियासत इस तरह से अपने जो शहरी होते हैं उनके साथ इस तरह बिहेव करती है? कौन सी रियासत इस तरह? रियासत तो माँ की जैसी होती है। ये तो सोच रहे थे हम अपनी माँ की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, कर्फ्यू, राजा साहब कह रहे हैं कर्फ्यू किस लिए लगाया जाता है? आम बंदे की जान और माल की हिफाजत के लिए। रावलाकोट शहर पिछले 54 दिन से खाली था, कोई दुकान भी नहीं खुली, क्योंकि वहां पे कर्फ्यू था। अब अगर लोग आ रहे थे उनकी हिफाजत के लिए किया गया था ना, तो लोगों की जान से बड़ा कर्फ्यू तो नहीं है ना जी। दफा 144 इंसानों के लिए बनाया गया ना जी। भाई जब इंसान ही मर रहा है तो उसको क्या फायदा है उस कर्फ्यू का? नहीं राठौर साहब, देखिए ये कोई दिलेरी है? आप इसको दिलेरी कंसिडर कर रहे हैं कि आपने मासूम, यानी एक सामने फौजी खड़ा है, पुलिस वाला, उसके हाथ में बंदूक है, तो दिलेरिया हो जाकर जफ्फी दे, उसके पता हो उसको अंजाम क्या होगा। तो खुदा के बंदे अपने बच्चों को क्यों मरवाते हो? बचा तो ये कहते हैं देखो मज़ाकरात कौन कर रहा है? एक्शन कमेटी के कायदीन कर रहे हैं ना, यही हो रहा है। क्या आम आदमी जाके धरने में जाकर आज कोटली में जो हुआ है, सब आज कोटली में जो वाकया, मेरी बात मुझे कि भाई या तो आपने कोई वह 50,000 बंदे इकट्ठे करके तो जाकर 50,000 लोगों से मज़ाकरात 2 लोगों से होंगे ना, 3 से होंगे ना। भाई जब आपने मज़ाकरात करने तो इनको डाल क्यों बनाते हो बच्चों को? इन खवातीन आपने क्यों बैठाई? इनका क्या कसूर है बेचारों का? पूरे आपने घटा करके अब 55 दिन हो गए। अगर 55 दिन धरना करके तो आपके मकसद पूरे नहीं, तो फिर क्यों आखिरी दम तक लड़ता है ना, आखिरी बॉल तक वो खेलता है, जिससे फाइट कर रही है। मेरी बात या तो यार का दो इशू है ना, या तो आपका कोई नजरियाती तहरीक हो, आपको बहुत वैसे बनती जा रही है ना, बनती जा रही है यार को आटे बिजली पानी के बुनियादी आप छोटे इश्यूज पे जाकर लोगों को मरवाना आपने। जो बांग्लादेश के सस्ती बिजली को मरवा के, तो ये बांग्लादेश जब बना था तो ये जो तहरीक थी, क्या जिस वक्त दिसंबर 1970 में इंतखाबात हुए थे, तो क्या वो बांग्लादेश की आजादी चाहते थे? क्या अप्रैल में जब उन्होंने बांग्लादेश की आजादी नहीं चाहते थे, जब अप्रैल तक जब कौमी असम्बली का इजलास नहीं बुलाया गया तो वो तहरीक कन्वर्ट हो गई। जब गिरफ्तार कर लिया शेख मुजीबुर रहमान को, तो वो तहरीक अलहदगी तक वो तहरीक चली गई, बांग्लादेश के क़याम तक चली गई ना, कन्वर्ट हो गई। इसी तरह ये तहरीक अवामी हकूक़ की तहरीक थी। ये बढ़ते बढ़ते ये जाने गई है 100 के करीब जाने। पाकिस्तानी फौज के जो लोग थे वो भी शोहदा थे, वो भी हमारे भाई थे, भाई हैं हमारे। इस वक्त भी जो लोग शहीद हो रहे वो हमारे भाई हैं, हमारी बहनें शहीद हो रही हैं। तो हम ये कहते हैं कि ये जो लोग हैं ये शहीद ना हो, उसका तरीका यही है कि जो बड़ा है इस वक्त फरीकों में, बड़ा कौन है? बड़ा इस वक्त पाकिस्तान है, पाकिस्तान की फोर्सेज है, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है। उन्हें शफकत करनी चाहिए, उन्हें मौका देना चाहिए ना। वह बस सीधी गोली, जब आप गोली मारते हैं आप टांगों में भी मार सकते हैं ना, जरूरी है जान लेनी। डेथ टोल बढ़ रहा है तो ये बोझ रियासत के ऊपर पड़ रहा है। अवामी एक्शन कमेटी के तो क्रेडिट में जा रहा है, डेबिट में तो ये रियासत के जा रहा है। जी अगर साहब मैं ये कह रहा था कि देखें ना जी, हमारी फोर्सेस ये इससे पहले राइट से नहीं डील करती रही, इससे पहले लोग मुजाहरे नहीं करते रहे, इससे ज्यादा बड़े बड़े लोग मुजाहरे करते रहे। मीरपुर में उस दिन 50 लोग निकले। चले जी रावलाकोट के राजा साहब के कहने के मुताबिक रावलाकोट वाले चले जी, हम आज कोटली में पूरी गलियां बाजार मुझे ये बताएं कि जी 50 लोगों को डिस्बर्स करने के लिए 50 लोगों को डिस्बर्स करने के लिए आप गोली चलाएंगे? मतलब 50 लोगों को डिस्पर्स करने के लिए मीरपुर की भी मैं हकीकत नाज़रीन मीरपुर में पहले फायरिंग मुजाहिदीन की तरफ से हुई, इसमें भी कोई शक नहीं है। अगर देखें जी, मैं अवामी एक्शन कमेटी से भी कहता हूं कि अगर कोई शरपसंद अनासर उनकी सफों में भी है, उनको भी बाहर निकालें। बिल्कुल इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, हम कभी नहीं जस्टिफाई करते कि रियासत के, लेकिन रियासत को मैं कहता हूं जी देखिए, रियासत माँ की तरह होती है, रियासत बड़ी होती है, एस्टेब्लिशमेंट। पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया के फैसले कर रहा है, पाकिस्तान को जो इज्जत मिली है
पाकिस्तान को जो 10 मई देखे ना जी, पाकिस्तान को जो इंडिया के खिलाफ सबकत मिली, पूरी दुनिया ने सेलिब्रेट किया, पाकिस्तान ने सेलिब्रेट किया। कश्मीर में रैलियां निकली, पाकिस्तान में जो पाकिस्तान ने इंडिया के जहाज गिराए, धूल चटाई जो इंडिया को। आप ये बताएं कि जी कश्मीरी आज उस वक्त जो कश्मीर के जो अवामी एक्शन कमेटी या तहरीक इंसाफ थे वो मायूस नहीं मायूस नहीं थे। शौकत साहब ने जाके एक जो अहम मामला है ना, आप देखो कल से देखें कि सोशल मीडिया जो इनके अकाउंट्स हैं अवामी एक्शन कमेटी के, वो अपील करते हैं कि यार ये सिक्योरिटी फोर्सेज आ रही हैं मीरपुर से, लोगो रोको इनको। आप अपनी फौज को रोकना चाहते हैं? बहुत शुक्रिया प्रोग्राम। आप जब एक ऐसा माहौल खड़ा करेंगे, अपील कर रहे हैं कि यार फौजें आ रही हैं, वो रेंजर्स आ रही है, तो लोगों नीचे इनको पत्थर मारे थे। आखिरी जुमला मेरी अपील है वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से, फील्ड मार्शल साहब से, आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म साहब से, बहुत देर हो चुकी है, ये ना हो कि बिल्कुल ही देर हो जाए। बहुत शुक्रिया जनाब। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। आज हमने बड़ी तफसील के साथ बात की अवामी एक्शन कमेटी के धरने पर, ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन के क्याम पर। अल्लाह ताला करे कि इस तरह का कोई कमीशन बने, हालात नॉर्मल हों, हमारा आज़ाद कश्मीर एक बार फिर उमन का खिता बन जाए, पुरअमन हो जाए। इसी के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।